नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम कंपनी को डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि कंपनी करती क्या है और उसके जो डिफरेंट फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ओवरव्यू, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिज़नेस के बारे में कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, कंपनी की सर्विसेज़ क्या हैं, कंपनी के कस्टमर्स कौन से हैं, कंपनी बनाती क्या है, बेचती कहाँ है। तो ये सब की बात करेंगे। उसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे जिसमें कि हम कंपनी के ग्रोथ रेट, कंपनी के मार्जिन्स, कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़ हैं, उन सब की बात करेंगे। उसके बाद हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करेंगे कि आज की डेट में वैल्यूएशंस कहाँ पे हैं, क्या वो लाइक हाई हैं, क्या वो लो हैं, क्या कहाँ पे हैं वैल्यूएशन, तो उन सब की हम बात करेंगे। फिर हम टेक्निकल्स की बात करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि आज का जो प्राइस ट्रेंड है वो क्या क्या कहता है हमें, कि स्टॉक प्राइस किधर जा रहा है, कहाँ रिसेंटली उसने क्या किया है, तो वो सब की हम इसमें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंपनी के जो की डेवलपमेंट्स के आज के डेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं जो इन फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं और क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन फ्यूचर जो ग्रोथ है उसको हैम्पर कर सकते हैं, तो इस सब की बात करेंगे हम इसमें। उसके बाद एट द एंड मैं वीडियो में को समराइज़ करूँगा जिसमें कि मैं फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल के बेस पे कंपनी को रेट करूँगा। सपोज़ इनमें से अगर मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं उसको ग्रीन रेट करूँगा, अगर कुछ खराब लग रहा है तो उसे रेड रेट करूँगा और अगर कुछ ओके लग रहा है तो उसे हम येलो रेट करेंगे। तो बेसिकली इन तीनों को हम रेट करेंगे जिस हिसाब से ये तीनों कंपनी के हमें लग रहे हैं आज की डेट में। तो उससे पहले यहाँ पे अगर आप ओवरव्यू ले लें तो कंपनी बेसिकली 1994 में एज अ कलर टीवी मैन्युफैक्चरर शुरू हुई थी। उसके बाद एलसीडी टीवी में इन्होंने 2007 में लॉन्च किया, फिर 2008 में लाइटिंग में, फिर 2010 में एलसीडी टीवीज एंड वॉशिंग मशीन्स, तो इसमें एक्सपेंड किया। उसके बाद कंपनी ने मोबाइल्स में एक्सपेंड किया 2016 में, फिर 17 में सिक्योरिटी कैमरास जो सीसीटीवी होते हैं उनमें वो किया एक्सपैंड। उसके बाद फिर उन्होंने सेट टॉप बॉक्सेस जैसे हमारे डिश टीवी हो गया या एयरटेल हो गया या कुछ भी, तो उन सब में एक्सपेंड किया। उसके बाद फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन्स और टेलीकॉम वायरलेस वेयरेबल्स, उसके बाद फिर हेयरेबल्स आईटी हार्डवेयर, इस सब में एक्सपेंड किया 2021 में। और फिर 2023 में रेफ्रिजरेटर्स में भी एक्सपेंड किया। तो बेसिकली पिछले 3-4 सालों में काफ़ी अग्रेसिवली कंपनी ने एक्सपेंड किया, 5 सालों में। तो उसी वजह से कंपनी की रिसेंटली जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा बिजनेस एनालिसिस और ऐसा स्टॉक एनालिसिस रेगुलर तौर पे मिलता रहेगा जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को खुद किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो बेसिकली कंपनी इज इनटू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर ब्रांडेड प्लेयर्स। सो बेसिकली कंपनी जो ब्रांडेड प्लेयर्स जैसे सैमसंग हो गया या अपना पैनासोनिक हो गया, फिलिप्स हो गया, या और कोई फ़ोन कंपनीज़ हो गई या कोई वॉशिंग मशीन कंपनी हो गई, तो उनके जो प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चर करती है उनके लिए। तो बेसिकली कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और साथ ही साथ कंपनी 2 मॉडल्स में ऑपरेट करती है। एक है ओईएम जिसमें कि ये उनके पार्ट्स को जो असेंबल करके उनका फाइनल प्रोडक्ट बना के उनको देती है, और दूसरा है ओडीएम जिसमें कि कंपनी उनका जो प्रोडक्ट है उसे डिज़ाइन भी खुद करती है। तो देखिए, डिज़ाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स, पैकेजिंग, क्रिएटिंग हायर मार्जिन एंड स्टिकियर क्लाइंट रिलेशन एंड स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल वर्टिकल्स। तो बेसिकली कंपनी जो ओडीएम मॉडल है उसमें एंड टू एंड सारा काम करती है, जिसमें थोड़ा सा कंपनी को मार्जिन जो है वो ज़्यादा बचते हैं। तो जो ओईएम है आई थिंक उसमें 3 से 4% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, और जो ओडीएम मॉडल है उसमें आई थिंक 6 से 7% के आसपास का कंपनी को मार्जिन बनता है। बेसिकली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, लाइटिंग, मोबाइल, सिक्योरिटी, मेडिकल इक्विपमेंट, वेयरेबल्स, सेट टॉप बॉक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन वन कैटेगरी। तो बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज है कंपनी की जिसमें कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो एक कैटेगरी पे रिलायंस कम करने के लिए ये सब कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया हुआ है। लेकिन आज के डेट में जो मोबाइल का बिजनेस है वो इनका लगभग 60% से ज़्यादा का रेवेन्यू ड्राइव करता है। उसकी भी हम बात करेंगे कि वो एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो उसके बाद देखिए कि कंपनी इज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड विद फोकस ऑन क्रिटिकल कंपोनेंट लाइक पीसीबी असेंबलीज, प्लास्टिक मोल्डिंग शीट एंड एलईडी ड्राइवर्स। तो बेसिकली कंपनी जो है जो मोबाइल के पार्ट्स है उनको इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है, जो कि कंपनी को जो मार्जिन है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ बाहर की जो सप्लाई है उनसे डिपेंडेंस कम कर देता है। उसके बाद कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर फॉर मार्की ब्रांड, जैसे कि हमने अभी बात किया, सैमसंग हो गया, जियोमी हो गया, पैनासोनिक हो गया, फिलिप्स हो गया। उसके बाद इन सब ब्रांड्स के लिए साथ साथ और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनकी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उनको डिलीवर करती है। तो बेसिकली एक सीधा साधा देखें तो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि बड़े ब्रांड्स के लिए उनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके कंपनी उनको डिलीवर करती है।
तो सिंपल सा बिजनेस है। और साथ ही साथ रिसेंटली कंपनी ने जो पिछले 3 से 4 साल है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया है। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन का जो कंपनी ने किया है वो मोबाइल फ़ोन और उसके रिलेटेड कैटेगरी में किया है, उसकी भी हम बात करेंगे आगे जाके। ओके, तो चलिए अब हम उसके बाद आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे, जिसमें कि हम सबसे पहले ग्रोथ की बात करेंगे और उसके बाद मार्जिन्स की। तो ये बेसिकली दोनों चीज़ें हम पिछले 5 साल और पिछले 4 क्वार्टर्स में देखेंगे कि किस तरह से ग्रोथ रहा है और किस तरह से मार्जिन रहे हैं। उसके बाद हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे, जिसमें आरओसीई और आरओई की बात होगी। फिर हम ऑपरेटिंग कैश टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की देखेंगे कि कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है उसको कितना कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। उसके बाद एट द एंड हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर बिजनेस डिविजन्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया तो एज ऑन आई थिंक Q1 के ये Q1 के नंबर से हैं, Q1 FY26 के। तो 62% जो रेवेन्यू है वो मोबाइल फ़ोन से आता है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 23%। उसके बाद फिर जो दूसरे होम अप्लाइंसेस 7% है, लाइटनिंग सॉल्यूशन 4%, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस अबाउट 4%। तो बेसिकली जो मेजोरिटी रेवेन्यू ड्राइवर वो मोबाइल फ़ोन है और उसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, टीवी हो गया, तो ये सब उसमें वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और मोबाइल फ़ोन्स एंड ईएमएस में बेसिकली आई थिंक जैसे घड़ियाँ हो गई या मोबाइल फ़ोन्स हो गए या और कोई मोबाइल फ़ोन रिलेटेड चीज़ है, स्पीकर्स हो गए, तो वो सब इसमें वो आता है। तो चलिए हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है कंपनी का पिछले 4-5 सालों में और इवन 4 क्वार्टर्स में। तो बेसिकली कंपनी को जो पीएलआई का बेनिफिट है वो बहुत वो मिला। आई थिंक 2019-2018 में जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी उसका बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी डिक्सन टेक्नोलॉजीज बना, क्योंकि उसके बाद कंपनी ने जो अपना मोबाइल फ़ोन है उसका बिजनेस बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड किया। और वही रीज़न है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी जो ग्रोथ है वो इतनी तेज़ी से ग्रो की, क्योंकि आई थिंक 2019 में इनका जो मोबाइल से बिजनेस आता था वो अराउंड 11% ऑफ रेवेन्यू था और 2025 में वो बढ़ के 62% हो गया। तो बेसिकली रेवेन्यू भी वहाँ से एब्सोल्यूट टर्म में ग्रो किया है। अगर हम यहाँ पे जाके इनका पीएनएल देखते हैं स्क्रीनर पे, तो ये देखिए, तो 2019 में लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करते थे और यहाँ पे वो 11% यानी कि लगभग 300 से 400 करोड़, नॉट नॉट इवन 400, 300 से 350 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू था वो मोबाइल बिजनेस से आता था। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2025-26 जो ट्रेलिंग 12 मंथ 45,000 करोड़ का रेवेन्यू चला गया, यानी कि 15 गुना रेवेन्यू हो गया विद इन लास्ट 5 ईयर्स। तो उसमें आज की डेट में 60% इस जो रेवेन्यू शेयर है उसका लगभग 60%, यानी कि अगर आप मोटा मोटा पकड़ें तो 27 साढ़े 27 हज़ार करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो मोबाइल बिजनेस से आता है। तो आप स्केलेबिलिटी देखें, 300 करोड़ से 27,000 करोड़ का रेवेन्यू गया है पिछले 5-6 सालों में। तो मोबाइल बिजनेस सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा है इस कंपनी के लिए और यही रीजन है कि इतनी तेजी से कंपनी ग्रो कर पाई है। तो ग्रोथ में एवन इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अभी लग 50-60-70%, 60-70% का CAGR आई थिंक हुआ होगा पिछले 5 सालों में। यहाँ पे हम अगर देखें तो सॉरी 55% का CAGR रेवेन्यू टर्म्स में, 45% का प्रॉफिटेबिलिटी में, और पिछले अगर 3 सालों को देखें 54% और 60%। तो ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग रही है और जो स्टॉक प्राइस है उसने भी ग्रोथ को मिमिक किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 55 और 59 और 54 और 60, तो बेसिकली स्टॉक प्राइस और ग्रोथ साथ साथ चले हैं पिछले 5 सालों में। तो अगर हम ग्रोथ के बाद मार्जिन्स पे आए तो मार्जिन्स कंपनी के बहुत ही कम है, 4% पे हैं, लेकिन बहुत ही स्टेबल है। बेसिकली कंपनी क्योंकि एक प्लेन वनीला कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसमें मार्जिन उतने ज़्यादा होते नहीं है। और पीएलआई का बेनिफिट जरूर इनको मिला था लेकिन उस वजह से इनके मार्जिन एक्सपैंड नहीं किए, रादर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर गए, क्योंकि और भी प्लेयर्स को पीएलआई का बेनिफिट मिला। और जब जो बड़े ब्रांड आते हैं तो उनकी जो नेगोशिएशन पावर है वो ज़्यादा होती है। तो जो पीएलआई का बेनिफिट मिलता है 4 से 6% का आई थिंक बेनिफिट था एडिशनल सेल पे, तो वो उसमें से थोड़ा इनको जो सब्सिडी है वो अपने प्लेयर जो जिसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके साथ शेयर करनी पड़ती है। उसी वजह से कंपनी ऐसे स्केल कर पाई, क्योंकि इसमें बेसिकली काम ये है कि जो कम कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट बना के देगा उसकी जो उसको जो है ब्रांड अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तो आज के डेट में इनके स्केल बड़ा हो गया, तो शायद स्केलेबिलिटी की वजह से भी ब्रांड इनके साथ जुड़े रहे। लेकिन पहले जब इनका स्केल छोटा था, यहाँ पे देखिए 2019-2021 में वहाँ पे थोड़ा स्केल छोटा था, तो वहाँ पे इनको कॉस्ट पे compete करना था, तो इसीलिए इनके जो मार्जिन है वहाँ से एक्सपैंड नहीं किए। ऑल्दो इनको पीएलआई का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है पिछले लाइक 5-6 सालों में, तो उसी वजह से कंपनी इस तरह से स्केल कर पाई है। तो बेसिकली मार्जिन कम है लेकिन स्टेबल है, और मार्जिन कम होने के साथ साथ इनके एसेट टर्न काफ़ी हाई हैं। उसी वजह से अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो रिटर्न रेशियोज टॉप नॉच। आई थिंक इससे बढ़िया आप क्या बोलोगे यार, लाइक 20-22% के आसपास का आरओई था जो कि रिसेंटली बढ़ के 40 से ऊपर चला गया, 40% से एज ऑन मार्च 2025।
और सिमिलर ट्रेंड इन आरओसी। तो बहुत आज के डेट में दोनों दोनों ही 40% से ऊपर है। और अगर हम देखें तो इनके आई थिंक एसेट टर्न्स जो इनका फिक्स एसेट टर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए फिक्स एसेट लगभग सिर्फ 2700 करोड़ के फिक्स एसेट है, और उस पर कंपनी 45,000 था, सॉरी ये तो क्यों का हो गया, सो 38,000 करोड़ का सेल कर रही है, यानी कि 14-15 गुना 14-15 टाइम्स फिक्स एसेट है। और उसी वजह से इनके जो रिटर्न रेशियोज है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि रिटर्न रेशियोज जो रिटर्न है जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें 3 फैक्टर कैलकुलेट होते हैं। एक तो होता है जो कितना इक्विटी है, दूसरा अपना उनके मार्जिन कितने हैं, और तीसरा एसेट टर्न क्या है। तो बेसिकली अगर एसेट टर्न हाई हो तो भी ये जो रेशियो है वो हाई जाता है, और अगर सपोज मार्जिन हाई हो एसेट टर्न कम हो तो भी ये रेशियो हाई होता है। तो बेसिकली कंपनी का जो एसेट टर्न है वो उनका की ग्रोथ ड्राइवर और की आरओई ड्राइवर है। तो इनके एसेट टर्न देखिए शुरू से आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, 12-15 के आसपास एसेट टर्न रहे हैं 2019-20 के आसपास से आई थिंक। यहाँ पे अगर 400 करोड़ का, और यहाँ पे 2020 में, हाँ, तो 10 गुना से ऊपर के एसेट टर्न रहे हैं, और जो कि आज की डेट में बढ़ के 14 से 15 टाइम हो गए। तो बेसिकली इसने इनका आरओई को काफ़ी बूस्ट दिया है पिछले 3-4 सालों में। तो आरओई आरओसी बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, तो टॉप नॉच। इसके बाद इसके इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे यार, लाइक 5 साल का एवरेज आई थिंक अराउंड 85% के आसपास है। तो 85% से ऊपर आप क्या बोलेंगे कि इससे ऊपर इनका लाइक कन्वर्जन भी बहुत अच्छा है। हर एक साल में अगर आप देखें तो सिर्फ 2021 में थोड़ा सा कन्वर्जन कम था, लेकिन उसके बाद 70% से कम कन्वर्जन किसी भी साल नहीं रहा है। तो बेसिकली एवरेज जो है वो 85 के आसपास आ रही है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। उसके बाद अगर हम कैश फ्लो के बाद बात करें डेट टू इक्विटी की, तो डेट फ्री बन चुकी है कंपनी रिसेंटली। तो यहाँ पे अगर आप देखें शायद इनके पास पहले डेट था। तो अगर हम लीज लाइबिलिटी को हटा दें तो आज के डेट में लगभग 200 करोड़ के आसपास का डेट है। और कंपनी के बुक्स में अगर हम कैश देखें तो लगभग 260 करोड़ का कैश है। तो बेसिकली पिछले 3-4 सालों में कंपनी नेट डेट फ्री लेवल पे ऑपरेट कर रही है। उसका रीज़न यही है कि अगर कैश फ्लो स्ट्रांग होंगे तो ऑफकोर्स कंपनी जो अपना ग्रोथ है उसको इंटरनली फंड कर पाएगी, तो उसे डेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आई थिंक इन्होंने इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं किया है ज़्यादा, ये देखिए। तो अगर हम इक्विटी डाइल्यूशन भी देखें तो इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं किया, सिर्फ 2019-20 में इक्विटी डाइल्यूट किया था। उसके बाद इंटरनली फंडेड ग्रोथ है। तो ये बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जो कि अपने इंटरनल जो कैश फ्लो है उनसे ही ग्रो कर पाए, और वो भी इतनी तेज़ी से। तो चलिए अगर हम फंडामेंटल्स के बाद वैल्यूएशंस पे आ जाए, तो ये देखिए अगर इतना सब कुछ आपको अच्छा मिल रहा है फंडामेंटल्स में, तो वैल्यूएशन तो आपको ऊपर वाले देने पड़ेंगे। 116 टाइम्स का पी रेशियो है एज ऑन 29 अगस्त 2025। पिछले 5 साल का एवरेज 127 का है, पिछले 8 साल का एवरेज 108 का है। अब ये एवरेज ज़्यादा इसलिए है, तो यहाँ पे अगर आप देखें एवरेज का एक और कारण है ज़्यादा होने का, तो एवरेज से आप कंपेयर ना करें, क्योंकि ये देखिए पी रेशियो 170 180 और इवन 200 टाइम्स तक पी रेशियो गया है पिछले 5 सालों में। तो बेसिकली पी रेशियो जो 2019-20 में 30-40 के आसपास का मल्टीपल था इनका, 40-50 से नीचे था, तो वो सडनली 150-200 का मल्टीपल हो गया। अब उसका रीज़न ग्रोथ अगर इतना स्ट्रांग होगा 5 साल के लिए, तो पी इस तरह से एक्सपेंड करता ही है। लेकिन आज की डेट में इन वैल्यूएशन पे लेना इनको आई थिंक थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो 14 से लेके इन्होंने 2014 से लेके 2020 तक 4 गुना अपना रेवेन्यू किया था। 1 2 3 4 5 6 लगभग 6-7 सालों में 4 गुना, यानी कि लगभग 20-22% के आसपास का CAGR किया था। तो तभी इनका मल्टीपल अराउंड 40 के आसपास था। लेकिन वहां से देखें तो इन्होंने 10 गुना रेवेन्यू कर लिया पिछले 5 सालों में। तो वहां से स्केलेबिलिटी आप देखें कि मतलब 50-60% का CAGR वहां से 2020 से लेके 2025-26 तक। तो उसके बाद जो इनके पी है वो भी उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये देखिए 2021 में ही 170 का हो गया था, लेकिन वहां से शायद फिर थोड़ा प्राइस करेक्ट हुआ था। तो ये देखिए अगर हम प्राइस देखें तो 2019 में 600 का प्राइस, 2021 तक वो 5500 5500 के आसपास पहुंच गया था, यानी लगभग लगभग 9 गुना हो गया। और उसके बाद फिर अगले 2 साल थोड़ा सा प्राइस में जो मोमेंटम वीक दिखा, ये देखिए। तो प्राइस वहां से लगभग 50% गिरा, और जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा रीजनेबल हो गए। यानी जितना ग्रोथ था 50% के आसपास, तो 60 से 70 टाइम्स के आसपास का पी रेशियो आ गया। उसके बाद फिर 23 से फिर जब ग्रोथ शुरू हुआ तो 3000 का स्टॉक जो है वो लगभग लगभग 19,000 पे पहुंच गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शायद 23 में थोड़ा सा स्लो ग्रोथ था। 20, हाँ, तो ये देखिए अगर आप ग्रोथ देखें तो 23 में 14% का ग्रोथ था, तो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होने के कारण 100 के ऊपर का मल्टीपल था, तो वो गिर के 70 पे चला गया।
उसके बाद जब ग्रोथ दोबारा शुरू हुआ तो स्टॉक दोबारा चल पड़ा। तो बेसिकली स्टॉक ने बहुत ही अच्छा जो कंपनी का ग्रोथ है उसको मिमिक किया है, उसकी जो पी रेशियो उसने। तो अगर हमको इन फ्यूचर ऐसा कोई हिकअप मिलता है तो शायद वो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में अगर हम पी देखें तो वो एक डेंजरस लेवल पे है। तो यहाँ से रिटर्न बनाना आई डोंट नो कितना पॉसिबल है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम दूसरे मैट्रिक्स भी देखें जैसे कि प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक, तो उस बेस पे भी कंपनी काफ़ी महंगी लग रही है, पी अलोन नहीं है। तो बेसिकली कंपनी ओवरऑल काफ़ी महंगी है। तो अगर इतना ज़्यादा ग्रोथ 5 साल के लिए कोई भी कंपनी दिखाएगी तो ये वैल्यूएशन जाहिर है कि मार्केट ऐसे ऐसे ग्रोथ को इस तरह की वैल्यूएशन देता ही देता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइस मोमेंटम की, जिसमें कि हमने बात किया कि आफ्टर मेकिंग हाई ऑफ अराउंड 19,100 रुपीज, प्राइस करेक्टेड टू अबाउट 12,500 बट अगेन रिबाउंडेड टू अराउंड 1,600। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए, तो यहाँ पे आई थिंक ये हाई दिखा नहीं रहा है, तो लेकिन यहाँ पे 19,100 का हाई मारा था स्टॉक ने। उसके बाद कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अराउंड 12,500 के आसपास गिरा। तो यहाँ पे अगर हम हाई लो ये देखें तो 12,500 पे रादर गिरा, और उसके बाद आज के डेट में फिर वो 16,800 के आसपास पहुंच गया। तो बेसिकली रिबाउंड जरूर किया है क्योंकि रिसेंट क्वार्टर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्राइस मोमेंटम ओवरऑल वीक ही लग रहा है, और साथ ही साथ जो ट्रेंड है वो आज के डेट में साइडवेज है सिंस द पीक। और वैल्यूएशन क्योंकि काफ़ी हाई है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जब यहाँ पे देखिए 2021 में हमको वैल्यूएशन देखिए तो वैल्यूएशन तब भी 180 190 के आसपास का मल्टीपल पहुंच गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2021 अक्टूबर से लेके अगर हम देखें तो फरवरी 23 तक प्राइस में देखते हैं क्या क्या 2021 अक्टूबर। तो ये अगर हम यहाँ पे अक्टूबर ये देखिए तो 5,500 का स्टॉक जो है वो अराउंड अराउंड 2,700 यानी कि 50% करेक्ट कर गया। और उस दरमियान ग्रोथ भी आई, तो उस वजह से जो इनका वैल्यूएशन है वो लगभग 67% के आसपास करेक्ट किया। तो ये देखिए अगर आप 182 183 के टाइम्स मल्टीपल जो है वो अराउंड 65 68 टाइम्स के आसपास पहुंच गया था यहाँ पे। और उसके बाद जब ग्रोथ दोबारा आया तो प्राइस ने नीचे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर से स्टॉक चल दिया। तो हो सकता है इस तरह का दोबारा मोमेंटम हमको देखने को मिल जाए। लेकिन क्योंकि आज के डेट में देखिए मार्केट कैप काफी बड़ा हो चुका है, उस टाइम पे मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं था, अराउंड 10 12 15 हजार करोड़ के आसपास था। तो वहां से इस तरह से चलना पॉसिबल है, लेकिन 1 लाख करोड़ से आई डोंट नो कि इस तरह दोबारा स्टॉक चल पाएगा कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ अगर हम देखें एक और चीज कि ये देखिए तो 2023 में इनका 12,000 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन आज इनका रेवेन्यू लगभग 45 हजार करोड़ के आसपास है। तो वहां से देखिए 12 से लगभग 3 गुना से ऊपर होगा। अब 45 से अगर 3 गुना इनको करना है तो 1,35,000 1,40,000 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा। अब जबकि पीएलआई स्कीम भी इनकी अगले साल खत्म हो रही है, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कंपनी इस तरह स्केल कर पाती है कि नहीं। अगर कंपनी इस तरह से स्केल नहीं कर पाती तो वैल्यूएशन शायद और करेक्ट करें यहाँ से। अब अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर दे रहा हूँ आपको कि वैल्यूएशन महंगे या सस्ते हैं या करेक्ट करेंगे, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। तो अगर उस तरह से ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो वैल्यूएशन यहाँ से भी और करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम प्राइस मोमेंटम देखें ओवरऑल थोड़ा वीक लग रहा है और वैल्यूएशन भी हाई है, तो ये आपको रिस्क फैक्टर जरूर ध्यान में रखना है। तो चलिए अब वैल्यूएशन और प्राइस मोमेंटम के बाद हम आ जाते हैं अपने डेवलपमेंट्स पे, क्योंकि कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली आज भी एक्सपेंड कर रही है। तो कंपनी इज एक्सपेंडिंग कैपेसिटीज इन अदर वर्टिकल्स लाइक रेफ्रिजरेटर, लाइटनिंग एंड अदर्स। तो बेसिकली वॉचेस हो गई, स्पीकर्स हो गए, उन सब में कंपनी अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कंपनी इज टारगेटिंग न्यूअर ज्योग्राफीज टू ग्रो इन फ्यूचर एंड इंक्रीज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स। क्योंकि कंपनी का आज की डेट में एक्सपोर्ट आई थिंक प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, आई थिंक 6-7 हजार करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट है अगर हम आज की डेट में देखें। तो यहाँ पे अगर इन्होंने प्रेजेंटेशन में दिया होगा तो हम देखते हैं कि आई थिंक प्रेजेंटेशन में इन्होंने एक्सपोर्ट का शेयर नहीं दिया, रिसेंट जो प्रेजेंटेशन है इट्स ओके। आई थिंक इनका 7 हजार करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट है कुछ। तो वो उसको कंपनी इन फ्यूचर 11-12 हजार करोड़ पे लेके जाना चाहती है FY26 में। तो आज के डेट में लगभग जो कि अराउंड 14-15 नहीं, आई थिंक 7 हजार करोड़ भी नहीं, आई थिंक उससे भी कम है आज के डेट में इनका एक्सपोर्ट। लगभग 6, हाँ तो लगभग 10% के आसपास मोटा मोटी अगर हम पकड़े तो एक्सपोर्ट शायद इनका उतना ही है। यहाँ पे अगर हम आई थिंक इसमें वो नहीं आएगा, तो एक्सपोर्ट्स का शेयर जो है वो आज के डेट में काफ़ी कम है। तो उसको कंपनी यहाँ से डबल करना चाहती है आने वाले 1-2 सालों में, और इन फ्यूचर उसे 15 से 20% ऑफ रेवेन्यू तक जो है वो ग्रो करना चाहती है। रादर आई थिंक उससे भी ज़्यादा, क्योंकि एक्सपोर्ट में मार्जिन इनके थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो इनको मार्जिन एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ देखिए कंपनी इज एडिंग न्यू कस्टमर्स
एंड न्यू प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली कंपनी रेगुलरली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और न्यू कस्टमर्स ऐड कर रही है ताकि इन फ्यूचर कंपनी ग्रो कर सके। उसके बाद कंपनी इज इंक्रीजिंग शेयर ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन दैट विल हेल्प देम इन मार्जिन एक्सपेंशन गोइंग फॉरवर्ड। तो पिछले कुछ 2019 से ही लगातार कंपनी ने काफ़ी एग्रेसिवली बैकवर्ड इंटीग्रेट किया है, जो कि मोबाइल के कंपोनेंट्स हैं या वॉशिंग मशीन के कंपोनेंट्स हो गए या रेफ्रिजरेटर के कंपोनेंट हो गए, तो वो सब कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। कुछ प्रोडक्ट जो कि टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर करना, वो कंपनी आउट बाहर से मंगवाती है, चाइना से हो गए या और कंट्री से हो गए। लेकिन काफ़ी सारे जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है, और इससे कंपनी बोल रही है कि इन फ्यूचर कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन में हेल्प होगी। और रिसेंटली कंपनी, क्योंकि अगले साल इनका पीएलआई का जो बेनिफिट है वो खत्म होने वाला है, तो रिसेंटली कंपनी और भी एग्रेसिव हो गई है अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को लेके। उसके बाद कंपनी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दैट माइट हेल्प देम एक्सपेंड देयर मार्जिन्स। तो बेसिकली कंपनी रिसेंटली जो ओईएम मॉडल जिसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जो कि 3-4% का इबिटा मार्जिन वाला बिजनेस है, उससे शिफ्ट होकर ओडीएम मॉडल पे जा रही है, जहां पे कंपनी जो उनके प्रोडक्ट उनको मैन्युफैक्चर भी करती है और डिजाइन भी इन हाउस करती है, तो उसमें थोड़े से मार्जिन उनको ज्यादा बचते हैं। और साथ ही साथ जो नई कैटेगरीज है जैसे कि वॉचेज हो गई, स्मार्ट वॉचेज, और उसके साथ स्पीकर्स हो गए, और दूसरी नई कैटेगरीज कंपनी ला रही है, वो थोड़ी सी हाई मार्जिन वाली है, यानी 6-7-8% के आसपास उनका मार्जिन है। जैसे जैसे उनका शेयर जो है वो रेवेन्यू में ग्रो करेगा, वैसे वैसे कंपनी के जो ओवरऑल मार्जिन है वो थोड़े एक्सपैंड करेंगे। तो बेसिकली अब कंपनी जो है वो मार्जिन एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। जैसे ही पीएलआई का बेनिफिट खत्म होगा तो वहां पे कंपनी को पता है कि वो उनको इन हाउस कुछ करना पड़ेगा मार्जिन एक्सपेंड करने के लिए। तो उसके बाद अगर हम बात करें, following these initiatives, company is confident of sustaining 40% growth in the coming 2-3 years। तो बेसिकली कंपनी 40-50% के आसपास का ग्रोथ गाइड कर रही है आने वाले 2-3 सालों में। अब इस बेस पे इस तरह से ग्रो करना देखने वाली बात होगी, क्या कंपनी एग्जीक्यूट कर पाती है कि नहीं, क्योंकि एक भी क्लाइंट अगर इधर उधर जाता है तो कंपनी के रेवेन्यू पे काफी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमने बात किया कि लगभग 60% इनका रेवेन्यू, अगर हम इनके प्रेजेंटेशन में भी देखें तो आई थिंक 60% जो इनका रेवेन्यू है, तो टोटल रेवेन्यू Q1 में आई थिंक इनका था, यहाँ पे अगर हम देखें तो Q1 में 11,800 करोड़ का रेवेन्यू था। उसमें से लगभग 12,000 समथिंग का रेवेन्यू था, उसमें से लगभग 91% जो रेवेन्यू है Q1 में वो मोबाइल बिजनेस से आया था। तो बेसिकली ओवरऑल जो साल का है वो 60-65% के आसपास का रेवेन्यू मोबाइल बिजनेस से आता है, और Q1 में 91% आया था। तो बेसिकली अगर इसमें से एक भी कस्टमर इधर उधर होता है, जैसे सैमसंग हो गया या मोटरोला हो गया या और जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जियोमी हो गया, तो अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इनसे मूव करता है किसी कॉम्पिटिटर पे, तो कंपनी का रेवेन्यू काफी नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। और क्योंकि प्राइस जो वैल्यूएशन आज काफी हाई है, तो शेयर प्राइस भी काफी बुरी तरीके से इंपैक्ट हो सकता है। तो अगर हम, यही एक रिस्क फैक्टर भी है, और इसकी बात अगर हम की रिस्क में करेंगे तो बेसिकली एक्सट्रीमली, तो वैल्यूएशन यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन आज के डेट में। तो अगर ये 50% का भी ग्रोथ करे तब भी 100 के ऊपर का मल्टीपल काफी ज्यादा महंगा है। तो 50% का अगर ग्रोथ है, अगर मल्टीपल 70 पे या 60 पे आता है, वहां पे आप कुछ हद तक सोच सकते हैं कि ले सकेंगे या नहीं, क्योंकि आइडियली वो भी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप ग्रोथ के लिए ज्यादा पे करते हैं, तो अगर कोई भी हिकअप आता है ग्रोथ में, जैसा कि हमने 23 में देखा, तो प्राइस 50% करेक्ट करेगा, और 1.5-2 साल वहीं पे प्राइस ने बताया और उसमें 50% का करेक्शन भी दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो डिक्सन बेनिफिटेड इनॉर्मसली फ्रॉम पीएलआई इंसेंटिव टेलविंड्स, मोबाइल आईटी हार्डवेयर एंड लाइटनिंग। तो इस बिजनेस में जो पीएलआई का बेनिफिट था गवर्नमेंट द्वारा, उसमें उसने काफी ज्यादा बेनिफिट किया डिक्सन को। तो एज द स्कीम फेजेज आउट इन 26-27, तो जैसे कि हमने बात किया कि अगले साल मार्च में आई थिंक ये स्कीम खत्म हो रही है, और उसके बाद गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं है इसको एक्सटेंड करने का। तो मार्जिन कुड कम अंडर प्रेशर इफ नॉट ऑफसेटेड बाय एनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड ओडीएम शेयर एक्सपेंशन। जैसे कि हमने बात किया कि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन और ओडीएम जो मॉडल है उसको स्केल करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये तेजी से स्केल नहीं होता तो मार्जिन जो है वो अंडर प्रेशर आ सकते हैं। तो वहां पे हमको ये देखना है, ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगले साल कंपनी किस तरह से इसमें जो अपने मार्जिन है उसको एक्सपैंड करती है या मेंटेन करती है। यहाँ पे हैवी रिलायंस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मींस, सो कोई भी पॉलिसी चेंज जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो उसका काफी बुरा इम्पैक्ट हो सकता है इस बिजनेस पे। तो हमें देखने वाली बात होगी, और वही कारण है शायद कि शेयर प्राइस भी थोड़ा सा भी वीक दिखने लग गया, और उसके साथ वैल्यूएशन भी हाई है, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये भी पीएलआई का जो बेनिफिट खत्म हो रहा है उसके साथ अगर गवर्नमेंट पे जो ओवर रिलायंस है, तो वो सब काफी हद तक मैटर करते हैं। जो शेयर प्राइस आज के डेट में हमें वीक लग रहा है उस पर। तो अगर हम देखें लार्ज शेयर ऑफ रेवेन्यू 60%, जैसे कि हम देखा कि मोबाइल एंड ईएमएस वर्टिकल से आता है,
तो विद इन दैट अ फ्यू एंकर कस्टमर्स लाइक जैसा कि हमने बात किया था कि सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गया, मोटरोला हो गया, वीवो हो गया, अगर ये अपने जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है इसको थोड़ा भी इनके कॉम्पिटिटर की तरफ लेके जाते हैं या इंटायरली जाते हैं तो बेसिकली काफ़ी बुरी तरीके से जो इनका रेवेन्यू है वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं और सबसे ज़्यादा कि इवैल्यूएशन का रिस्क है, क्योंकि अगर दूसरी चीज़ें कुछ भी आती हैं, हमें नहीं पता वो आएँगी कि नहीं आएँगी, लेकिन अगर हम उस एक स्टॉक को खरीदने के लिए एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे करते हैं, तो अगर वहाँ पे थोड़ा-सा भी हिकअप आता है दूसरी चीज़ों में कि अगर मार्जिन यहाँ से सपोज़ आधा परसेंट गिरते हैं, तो शेयर प्राइस आप देखेंगे कि बुरी तरीके से पिटेगा। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई पीएलआई का स्कीम जब खत्म होता है, तभी हमें देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कंपनी जो है वो अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाती है। तो बेसिकली वैल्यूएशन सबसे बड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से। और अगेन वैल्यूएशन मेरा अपना पर्सनल व्यू है, अगर हो सकता है कि फिर से यहाँ से 200 के पी पे चला जाए तो मेरे को मत बोलो, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना कि रिस्क फैक्टर क्या है। अब वो मार्केट उसको दोबारा से 200 के मल्टीपल पे ले जाए, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो एक कलेक्टिव मार्केट का व्यू है कि स्टॉक पे किस तरह से रहता है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस तरह से ये पैन आउट होता है। और बेसिकली ये कुछ रिस्क फैक्टर थे जिसकी हमने बात की। तो अब हम अगर रिस्क फैक्टर्स के बाद फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं, तो फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन जरूर थोड़े लो है लेकिन वो एसेट टर्न इनके हाई है, तो इसलिए रिटर्न रेशियोज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉग है, तो इसलिए मार्जिन को उतना बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही ये है कि मार्जिन इसमें ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो उसके बाद अगर हम बात करें, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉग थे, डेट टू इक्विटी जो है वो कंपनी डेट फ्री है नेट लेवल पे। तो बेसिकली फंडामेंटल्स टॉप नॉच है कंपनी के, और यही चीज़ वैल्यूएशन में रिफ्लेक्टेड है। तो वैल्यूएशन जितने फंडामेंटल्स अच्छे हैं उतने वैल्यूएशन खराब है स्टॉक के। तो वैल्यूएशन आए, अगर पर्सनली मेरे से पूछे तो मैं इस लेवल पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। अगर मैं इसको ओन भी करता हूँ तो इन लेवल्स पे, इन वैल्यूएशंस पे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होऊंगा किसी भी स्टॉक को ओन करने का, क्योंकि रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब वैल्यूएशन इतने हाई होते हैं। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना व्यू खुद लेना है। ये मेरा व्यू है और मैं गलत भी हो सकता हूँ उसमें। ओके, तो अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स भी अगर हम देखें रिसेंटली, तो ये देखिए तो थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम पिछले एक साल में वीक लग रहा है, और साथ ही साथ वैल्यूएशन हाई होने के कारण ये आई डोंट नो कि सस्टेन करेगा मोमेंटम या नहीं, या यहाँ से स्टॉक गिरेगा या थोड़ा लंबे टाइम के लिए साइडवेज चला जाएगा अगर ग्रोथ कंटिन्यू होता है और मार्केट अच्छा रहता है। तो ये देखने वाली बात होगी। तो प्राइस मोमेंटम थोड़ा सा वीक लग रहा है ऑन चार्ट्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो विल रेट इट येलो, तो येलो। और अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशन क्लियर कट रेड है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस की वीडियोज़ लाता रहूँगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी स्टॉक पे ऐसा वीडियो चाहिए, तो आप उसका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर मेरे को वो कंपनी समझ आएगी, मेरे को लगेगा कि उस कंपनी में कुछ दम लग रहा है, उसके जो शेयर प्राइस है उसमें अगर वो लाइक लग रहा है कि शायद उसमें कुछ हो सकता है, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।